जी नमस्कार। आज की हमारी टॉपिक है जल मंडल। तो थोड़ा इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जल मंडल क्या है और यह कितने दूर में विस्तृत है। तो सबसे पहले मेरे जो बचपन में मेरा भ्रम था, उस भ्रम को शायद बहुत लोग रखा होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम बचपन में थे तो सुना करते थे कि जो ये पृथ्वी है वो समंदर पर तैर रही है। पृथ्वी जो है ये समंदर पर तैर रही है और नाग बाबा जो है नीचे से उस पृथ्वी को रोके हुए हैं अपने फन पर। उन्हीं का फन जब कभी कभी दुख जाता है तो वो कण बदलते हैं तो भूकंप आ जाता है। ऐसा हमने बाल काल में सुना था और जब भी भूकंप आते थे तो लोग यही कहता था कि नाग बाबा जो है अपना कर बदल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तो पता चला कि नहीं, ये जो पृथ्वी है वो पूरी तरह सॉलिड है। ये जो पृथ्वी है ये पूरी तरह सॉलिड है अंदर। हाँ, अब रहा कि ये जो पानी वाला भाग है, जितना ब्लू वाला भाग दिख रहा है, ये ब्लू वाला है हिंद महासागर, या फिर ये दिख रहा है आपका अटलांटिक महासागर, या फिर ये दिख रहा है प्रशांत महासागर, और ये उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर। तो ये जितना ये आर्कटिक महासागर है ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक इसी ढंग से आपका ये प्रशांत महासागर है जो इतना विशाल है। ठीक इसी ढंग से ये आपका हिंद महासागर है, इतना विशाल है। ठीक इसी ढंग से आपका ये अटलांटिक महासागर है जो अंग्रेजी के एस लेटर जैसा है। तो ये सारे जो हैं आपका ये पृथ्वी के ठोस सतह पर फैला हुआ जल है। ऐसे समझें कि जैसे आपके घर में एक मोटा तांबा पीतल या किसी चीज का थाली हो, प्लेट हो, और उसमें एक चम्मच पानी गिरा दीजिएगा तो देखेंगे पूरे थाली पर लगभग पसर जाएगा। या 2-3 चम्मच डाल दीजिए पानी, तो 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे तो पूरे थाली के ऊपर फैल जाएगा, लेकिन थाली में छेद करके नीचे नहीं जाएगा। वैसे ही यहां है, पृथ्वी पूरी तरह ठोस है। इसके अंदर बहुत कम मात्रा में गैस है और अंदर में बहुत कम मात्रा में द्रव भी है। ये जो आप देखे होंगे इंडिया में कि आप जो हैंडपंप लगाते हैं नीचे के तरफ, ये भारत हुआ, तो वैसी स्थिति में यहां से पानी निकलता है। लेकिन इस पानी की गहराई पता है कितनी है? कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर मात्र। और उसके नीचे जाएंगे तो फिर ठोस मिलेगा। यानी पृथ्वी पर जो जल है वो फैला हुआ। अब फैलने के आधार पर, जैसे थाली मोटा हो, 2 किलो का पीतल का थाली ले लीजिए, यानी 2000 ग्राम का, और उसमें 100 ग्राम आप पानी डाल दीजिए। तो जब आप 100 ग्राम उसमें पानी डालेंगे तो वैसी स्थिति में वह 100 ग्राम पानी पूरा फैल जाएगा। लेकिन पानी का पूरा वजन 100 ग्राम होगा और थाली का वजन 2000 ग्राम, यानी कुल वजन 2100 ग्राम हो जाएगा। तो पानी फैला है, पानी ज्यादा नहीं है। वैसे ही इस पृथ्वी पर पानी फैला है। अगर यहां भी गहरा गर्त में आप जाएंगे तो मात्र 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नीचे जाएंगे, उसके बाद मिट्टी मिलना शुरू हो जाएगा। ये अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो इस तट पर तो पूछिए ही मत। ये जो पूरा का पूरा तट है, यहाँ पर जलमग्न कटक है। ये पूरा का पूरा पहाड़ी है पानी के अंदर, और कहीं 1 मीटर गहरा है, कहीं 2 मीटर गहरा है, इतना कम गहरा है। हाँ, कहीं कहीं अधिक गहरा भी है। अब रहा कि प्रशांत महासागर में जाएंगे आप, तो प्रशांत महासागर थोड़ा सा ज्यादा गहरा है। और यहीं पर आपके मेरियाना ट्रेंच है फिलीपींस के पास, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अब विश्व के सबसे गहरा गर्त होने के बाद भी, विश्व के सबसे गहरा गर्त होने के बाद भी यह मात्र 11 किलोमीटर ही गहरा है। यानी इससे गहरा कहीं पानी नहीं अध्ययन, यानी पानी फैला है केवल। अब रहा ऊपरी सतह और पानी को यदि देख लें
तो पानी का विस्तार लगभग 71% पर, यानी 70.8% क्षेत्र पर पानी का फैलाव है। पृथ्वी के 70.8% पर पानी का फैलाव है, और जो भाग नहीं फैलाव वाला है वह है 29.2%, अर्थात 14,83,00,000 वर्ग किलोमीटर। आंकड़ा याद रखिएगा, 14,43,00,000 वर्ग किलोमीटर पर स्थल खंड फैला है, जबकि जल का फैलाव 36,18,00,000 वर्ग किलोमीटर पर है। 36,18,00,000 वर्ग किलोमीटर पर जल का फैलाव है, अर्थात जल मंडल ज्यादा दूर में फैला है। अब रहा कि सागरीय जल जो है उसमें लवणीयता की मात्रा, यानी वो शुद्ध जल नहीं है, यानी उन सारे जल को यदि 100 मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए, तो 98% जल पीने लायक नहीं है। 98% जल पीने लायक नहीं है, मात्र 2% जल ही पीने लायक है। अब रहा कि इन जो जल का विस्तार है, चूंकि हमारा टॉपिक है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, उस हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल में हम देखेंगे कि महासागर किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। ये सब वर्गीकरण है, झील है, तालाब है, पोखरा है, कुआं है, बहुत सारी चीजें। तो महासागर है कि वह जलखंड या वह जल क्षेत्र जो 2 या 2 से अधिक महादेशों को स्पर्श करता हो, वह जल क्षेत्र जो 2 या 2 से अधिक महादेशों को स्पर्श करता हो, उसको हम महासागर कहते हैं। जैसे हिंद महासागर भी है, तो ये भी आपका एशिया महादेश को भी छूता है, ऑस्ट्रेलिया को भी छूता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आपको हिंद महासागर ही है, और अफ्रीका के पूरब में भी हिंद महासागर है, तो 3 महादेश को छूता है। ठीक इसी ढंग से आप एंटार्क्टिका, आर्कटिक पर चले जाइए जो उत्तरी ध्रुव पर है, तो वो भी 3 महादेश को छूता है। एशिया महादेश को छूता है, यूरोप महादेश को छूता है, और उत्तरी अमेरिका महादेश को छूता है। प्रशांत महासागर को देख लीजिए, तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक है, तो ये भी 4 महादेश को छूता है। यदि आप अटलांटिक महासागर को देखें, तो ये भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका 4 महादेश को छूता है। तो इस ढंग से ये महासागर है, जिसको हम ओशन कहते हैं। लेकिन जो सागर है ये आपका 1 से अधिक देशों को छूता है। वह जलखंड जो 1 से अधिक देशों को स्पर्श करता है उसे सागर कहते हैं। जैसे अरब सागर, या फिर भूमध्य सागर, या भी दक्षिणी चीन सागर या दक्षिणी सागर, ये सब सागर है। लेकिन खाड़ी वो है जो 1 से अधिक देशों को स्पर्श करे अथवा न करे, लेकिन स्थल खंड का विस्तार लंबवत दोनों दिशाओं से अधिक हो, वो खाड़ी हो जाता है। जैसे फारस की खाड़ी हो गया, ठीक इसी ढंग से आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। तो ये सब खाड़ी जो है आपका काफी जो है सकरा हुआ एक सागर माना जा सकता है। लेकिन कई बार छोटे छोटे सकरी नुमा स्थल को भी, खाड़ी को भी सागर का दर्जा अपवाद स्वरूप दे दिया गया है। जैसे लाल सागर, तो लाल सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी जैसा बड़ा नहीं है, लेकिन भूगोलवेत्ता चूंकि उसका नाम लाल सागर दे चुके हैं, तो अब वही नाम रह जाता है। ज्योग्राफी में बहुत सारा अपवादित चीजें हैं। अब ध्यान रखेंगे, इन प्रकृति में या पृथ्वी पर 4 ही महासागर है। लुसेंट वगैरह जैसे गाइड 5 महासागर दे देता है, जो परीक्षा में आपके अंक को सीधे घटा देगा। नॉलेज के लिए अच्छी किताब है, प्रतियोगिता के लिए ध्यान रखिएगा, जिस किताब में गलत हो वो विश्वासघाती है।
रटने के बाद भी अगर 2-4 स्कोर भी कम कर दिया तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। इसलिए हमें वही पढ़ना चाहिए जो प्रतियोगिता परीक्षा में सटीक आंसर को लगा। तो जो 4 महासागर है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जो डेल्टाकार भी है। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। तीसरा महासागर हिंद महासागर है और चौथा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। एंटार्कटिका को लुसेंट जैसा गाइड जो है आपको कई बार महासागर भी दे देता है और महादेश भी दे देता है, पलट के देखिएगा। अब एक ही जगह को महादेश भी दे दे और महासागर भी दे दे तो अंदाजा तो लगा सकते हैं ना आप कि कहीं ना कहीं गलत है। एक नाम है, एक जगह है, एक चीज है और उसको सागर भी कह दे और महादेश भी कह दे। तो एंटार्क्टिका महासागर नहीं है बल्कि महादेश है और वहां स्थल खंड है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा महादेश है। अब रहा किन महासागरों को यदि देखें तो कुल महासागरों में अगर सभी महासागर को 100% मान ले तो 51.63% पर प्रशांत महासागर का विस्तार है। यानी सभी महासागरों में आधा से अधिक केवल प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर 23.61% पर फैला है, जमीन पर नहीं। यानी अटलांटिक महासागर कुल जल क्षेत्र के 23.61% पर है और हिंद महासागर 21.23% पर फैला है। वहीं यदि आर्कटिक महासागर देखें जो उत्तरी ध्रुव पर है तो कुल जल क्षेत्र के 1.23% पर फैला है, यानी बहुत छोटा महासागर है। अब एक एक करके हम तोड़ने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, तो ध्यान रखेंगे कि महासागरों के बीच सीमा का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। ध्यान रखेंगे सौरमंडल महासागरों के जल को या सौरयातप जो सूर्य से रोशनी आती है कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, तो उस सौरयातप के कारण जल मंडल में लहरें उत्पन्न होती है क्योंकि सौरयातप के कारण दबांतर होता है और वायु में जब दबांतर होगा तो निश्चित ही निम्न वायुदाब की और उच्च वायुदाब की हवा चलती है और जब निम्न वायुदाब की और उच्च वायुदाब की हवा चलेगी तो वैसी स्थिति में वह तेज गति से बहाव करेगी और समुद्र जब लहर के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाएगा तो हवा बल प्रयोग करके लहरों में भी जो है गति देने का प्रयास करेगी, जिससे महासागरीय जलधाराओं का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे महासागरीय जलधाराओं में ये सूर्यातप के कारण और पवन के बहाव के कारण जो जल की दिशा है वो स्थिर नहीं होती, बल्कि महासागरीय जलधाराओं में स्थिर दिशा होने का मूल कारण होता है आपके पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरी कर लेती है और यह 1620 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ऐसी स्थिति में जो जल है वो पृथ्वी सतह से उतने मजबूती से नहीं बंधा होता है और जब मजबूती से नहीं बंधा होता है तो पीछे चलता है। जैसे तेल टैंकर को भी ले लीजिए कि तेल टैंकर में तेल रहे और एकाएक अगर तेल टैंकर आगे चलने लगता है तो तेल के टैंकर के इंटरनल पार्ट में जब भी तेल पीछे की ओर आने लगता है। तो वही चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, वैसी स्थिति में जितने भी विषुवत रेखा पर तेज गति है उतना ही तेज गति से पूरब से पश्चिम की ओर जल का बहाव होने लगता है। यह भूमंडलीय जलधाराएं या फिर आपका सनातनी जलधाराएं भी कहते हैं। ये सालों भर एक ही दिशा में विषुवत रेखा के पास पूरब से पश्चिम दिशाओं में बाधाव करती है और यदि मार्ग में कहीं बाधा उत्पन्न हुआ तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक महासागरीय जलधारा नहीं है, बल्कि आज की टॉपिक हमारा है महासागरों का वर्णन।